मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहाँ पर हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज पादप जो है ना, हमारे पुष्पी पादप जिनमें हम लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, इसको ख़त्म कर देंगे। सबसे पहले अपनी कॉपी उठाओ और कॉपी में क्या करो, अगर मान लो जैसे कि तुम्हारा कॉपी का पेज कुछ इस तरह से है, ऐसे ऐसे A4 साइज़ वाला, यहाँ एक लाइन खींची हुई होती है और ये हिस्सा भी तुम्हारे काम का वैसे ही नहीं होता, ठीक है। इतनी जगह छोटी भी रहती है। उसके अलावा आप क्या करो, यहाँ एक और लाइन खींच लो। इस तरफ तो आप बनाना चित्र, और जो नोट्स आप बना रहे हो उसमें इस तरफ जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको लिखना, ठीक है। तो 2 पेज तो ऐसे करना, और फिर एंड में मैं एक पेज और आपको ऐसे ही करवाऊंगा और एक पूरे पेज पर डायग्राम बनवाऊंगा। तो अभी भी डायग्राम बना ही रहे हैं अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो हमारा नर जननांग है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उस फ्लावर का, उस फूल का, उसमें मतलब जो मेल है, ठीक है, उसको बना रहे हैं और उसके पार्ट्स को समझ रहे हैं। फिर इसके बाद सेम फीमेल वाले को बनाएंगे और उसके पार्ट्स को समझेंगे, और फिर उसके बाद ये देखेंगे कि दोनों के बीच में क्रॉस कैसे हो रहा है, ठीक है, मतलब इन शॉर्ट बच्चा कैसे पैदा हो रहा है। तो इधर देखो, यहाँ पे क्या है, आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसे लो मार्कर हाथ में, मार्कर नहीं मतलब पेन। और हमने जैसे कि पौधा जब बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि कुछ इस तरह का बनाना। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लू कर लेता हूँ, कि इस तरह से हमने एक डंडी बनाई थी और उसके ऊपर कुछ इस तरह का शेप था। इसका भी शेप का स्टडी होता है पूरा अच्छा डीपली, कि कहाँ क्या है, कितने होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, जो कि हमारे कोर्स में अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें थोड़े डॉट डॉट्स बनाए थे अपन। अब ये है उस फूल का, किसी फूल का क्या, नर जननांग। और नर जननांग को जो नाम है हिंदी में हमने दे रखा, वो नाम दे रखा है पुंकेसर। क्या नाम दे रखा है, पुंकेसर। ये तो पहले भी पढ़ चुके हो आप। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टेमिन, और इसी को क्या कह रहे हैं हम लोग, नर जननांग। भाई नर जननांग हमारे शरीर में भी है, नर जननांग एक कुत्ते के शरीर में भी है, मतलब जो नर है, जो मेल है उनके। महिलाएं ये ना सोचे कि हमारे नहीं है, समझ रहे हो, मतलब हमारे मतलब मेल्स के। तो पादप में जो फूल है, जो फूल में जो नर जननांग है, उसको हमने एक फिक्स नाम दे दिया, पुंकेसर या स्टेमन। ये बात ध्यान रखना। फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा है आपका स्टेमन। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, मैं कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ूंगा कि आपको दिक्कत है। समझ आई बात? तो ये लो लिख देते हैं अपन यहाँ पे, ये पूरा क्या कहलाता है, स्टेमन या पुंकेसर। अब पुंकेसर क्यों कहते हैं, किसने नाम रखा, मेरे को नहीं पता, तुम तो पढ़ो यहाँ पे। इसके 2 भाग होते हैं। 2 भाग कौन से ध्यान से देखना। एक भाग है ये ऊपर वाली टोपी, टोपी टोपी टोपी। इस टोपी को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं एंथर, और हिंदी में इसको बोलते हैं, मैं बता ही देता हूँ ना तुमको, तुम गैस करोगे या मैं बता दूं तुम लोग को। इसको बोलते हैं हम लोग परागकोश। पान पराग पान मसाला की बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो रही, ठीक है। पराग पराग सुनते हो ना तुम लोग, तो ये पराग कोश है। अब पराग कोश, और ये जो नीचे वाली डंडी जो दिख रही है ना तुम लोग को, ये डंडी, ये डंडी, इसको बोलते हैं तंतु। और तंतु कह लो या इंग्लिश में इसको आप कह लो फिलामेंट। देखो ये तो वर्ड भी कहीं पर भी आप तंतु की जगह इंग्लिश में फिलामेंट वर्ड यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब पहला पॉइंट तो पढ़ लिया आपने यहाँ पे, दूसरा पॉइंट पढ़ो। इसमें क्या क्या होता है, परागकोश और तंतु, एंथर और फिलामेंट उपस्थित होते हैं, बता दिया मैंने आपको। अच्छा फिर क्या है कि परागकोश जो है ना, मतलब कि एंथर, वो पराग कण बनाते हैं। मतलब ये जो पूरा का पूरा परागकोश है, इसके ऊपर कण दिखाई दे रहे हैं आपको, हरे कलर के जो अपन ने बनाए हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्या, पराग कण, या इंग्लिश में इनको बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। तो अब इस पोलन ग्रेन के अंदर एक बार थोड़ा झांकते हैं अपन। तो देखो कैसे, कि मान लो ये मैं इस तरह से डायग्राम बना रहा हूं और इसके अंदर अपन देख रहे हैं, इसके अंदर जाके अपन देख रहे हैं। तो मान लो ये बाहर से, तो इसकी कोटिंग कैसी है, ग्रीन, ऐसे। अब ये बाहर से वैसे दिखने में नॉर्मली तो आपको पूरा ग्रीन दिखाई देगा, मतलब पूरा ग्रीन, क्योंकि ग्रीन मटर का दाना कैसे होता है वैसे, मटर मत समझ लेना इसको, मटर के दाने की तरह पूरा ग्रीन दिखाई देगा, बस मैं आपको ये कह रहा हूँ।
फिर उसके अंदर अगर हम क्या करें, मान लो उसको ऐसे लेके उसको बीच में से काट दें, तो उसके अंदर आपको क्या क्या दिख रहा है, या मान लो बाहर की उसकी दीवार हटा दे तो अंदर क्या क्या दिख रहा है वो भी अपन दिख रहे हैं। इसके बाहर भी अगर आप देखोगे ना थोड़े बहुत, मतलब यूं मत समझना कि एकदम सपाट गोले की तरह होगा, ऐसे थोड़े बहुत ऐसे अजीब अजीब से स्ट्रक्चर्स निकले हुए होंगे। तो पराग कोश जो है, कोश जहां रखे हैं, क्या रखे हैं, परागकण, तो उसमें परागकण बन गए, दिखा दिया अपन ने ग्रीन वाला। अब इसके अंदर अपन समझना चाहते हैं, तो पहली बात तो क्या, परागकण जो है वो सामान्यतः पीले होते हैं। इसका मतलब मैंने हरा बनाया तो ये मत समझना कि हरे होते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पीला मार्कर नहीं है, ठीक है। सामान्यतः पीले होते हैं, लगभग आप देखोगे तो पीले होंगे, ठीक है। और इसीलिए क्या होता है, अगर अपन इनको छूते हैं ना अपन, तो हाथ में पीला पीला पाउडर आ जाता है, इसीलिए होती है ये चीज, ठीक है, बढ़िया है। अब उसके बाद हम कह रहे हैं कि प्रत्येक प्रौढ़, एक हमने यहाँ शब्द काम में लिया है प्रौढ़। प्रौढ़ का मतलब है मच्योर, जैसे कि आप मच्योर हो चुके हो, आप बड़े बच्चे हो चुके, अब आप छोटे नहीं हो, अब आप जो टॉपिक्स पढ़ रहे हो वो बड़े बच्चों के टॉपिक्स हैं, तो आप भी प्रौढ़ हो गए हो, या परिपक्व, मतलब आप भी मैच्योरिटी वाली स्टेज में आ रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ही जब ये पोलन ग्रेन या ये जो पराग कण जो है ये बड़ा हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो इसमें क्या हो जाता है, हमारे पास में एक ट्यूब कोशिका, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूब सेल होती है। और उस कोशिका के अंदर हमारे पास में क्या होता है, एक ट्यूब केंद्रक होता है, ट्यूब न्यूक्लियस होता है, और दो नर युग्मक होते हैं, दो नर युग्मक कोशिकाएं, बोले तो दो मेल गैमीट्स हमारे पास इसके अंदर होते हैं। तो उसको बना लेते हैं, उसमें कहां दिक्कत वाली बात है। समझो इसके अंदर मान लो ये मैं जो ब्लैक से खींच रहा हूं ना, ये है वो कोशिका। अब एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, खास बात मैं आपको बता दूं, हमारी एनसीईआरटी में क्या ये टॉपिक थोड़ा सा शॉर्टकट में काटा है, बहुत मतलब ऐसे लिख दिया है उसको, तो वहां पूरी बात समझ में नहीं आती। मैं आपको जो ये जो लास्ट का एक पॉइंट बता रहा हूं ना, ये थोड़ा मैं बाहर से बता रहा हूं आपको, मैं इंग्लिश वाले बच्चों को जो पढ़ाता हूँ वो चीज बता रहा हूँ, इसीलिए मैं इंग्लिश के भी पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, भाई इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो ये जो शब्द आप देखोगे ना, ट्यूब कोशिका या ट्यूब केंद्रक जो है, ये आपको हिंदी वाली किताबों में नहीं मिलेगा, तो आप टेंशन में मत आ जाना कि सर ये तो पता नहीं क्या लिखा दिया आपने। भाई इसको ट्यूब की जगह हम नली भी लिख सकते हैं, नली कोशिका और नली वो, लेकिन मैंने ट्यूब ही लिख दिया है ताकि आप कहीं भी पढ़ो ट्यूब सेल और ट्यूब जो है हमारे पास में न्यूक्लियस, तो आपको कोई दिक्कत ना आए। एक और बात, ये जो चीज अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना, असल में ये सब कुछ एज इट इज नहीं है, मतलब अभी आपको ये है कि हाँ थोड़ा ऊपर ऊपर से बता रहे हैं, लेकिन अगर आप 11th-12th में बायो लेते हो तो ये 11th क्लास में ये टॉपिक बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ने को मिलता है। समझ में आ गई बात? मतलब आप किसी को जाकर के ये मत कह देना कि हमारे राहुल सर ने बोल दिया तो पत्थर पे लकीर है। मतलब मैं आपको ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये आपको खाली ऊपर ऊपर का नॉलेज दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, समझ इस बात को कि आप आगे जाके क्या पढ़ना चाहते हो। भाई 10वीं तक आते आते आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपको बायो अच्छी लग रही है, कि आपको हिंदी अच्छी लग रही है, या आपको इंग्लिश अच्छी लग रही है, या आपको गणित अच्छी लग रही है, या आपको सामाजिक अच्छी लग रही है। आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अगर आपको इतना पढ़ने के बाद लगता है यार मेरे को तो मजा ही आ गया ये पढ़ करके, तो फिर आपको जरूर बायोलॉजी लेनी चाहिए, उसमें बॉटनी जिसमें इसके बारे में अपन पढ़ते हैं ना, पादपों के बारे में, या जूलॉजी जिसमें जानवरों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जरूर आपको वो चीज लेनी चाहिए। और अगर नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये समझ लो एग्जाम में अच्छे नंबर ले आओ, जो सब्जेक्ट अच्छा लेता है वो ले लेना। आ रही बात समझ में? क्लियर? चलो ठीक है, आई होप क्लियर होगी। तो अब इस कोशिका के अंदर, ये कोशिका मान ली अपन ने, इस कोशिका के अंदर 3 चीजें, क्या क्या चीजें हैं देखो। 2 तो हमारे पास में क्या है, मेल गैमीट्स, ऐसे ही बना रहे हैं सिंबॉलिक चित्र, और कुछ नहीं है ये, कि ये दोनों हमारे पास में क्या है, मेल गैमीट्स, या जिनको हम लोग क्या कह रहे हैं, नर युग्मक कोशिकाएं। और एक है हमारे पास में यहां पर, इस कोशिका के अंदर है हमारे पास में ट्यूब न्यूक्लियस या केंद्रक, तो इसको मान लो हम बोल देते हैं यहां पे ट्यूब न्यूक्लियस या केंद्रक, इंग्लिश में न्यूक्लियस, हिंदी में केंद्रक। और ये जो खुद कोशिका है ना, ये ब्लैक वाला जो हमने यहां बनाया है, ये क्या है, हमारी ट्यूब सेल या ट्यूब कोशिका। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा कि ये मैं आपको थोड़ा ऊपर से बता रहा हूं, अंदर नहीं चल रहे अपन इसके ज्यादा, तो यहां पढ़ लो एक बार वापस। परागकण में एक ट्यूब कोशिका होती है, एक ट्यूब कोशिका काली वाली,
परागकण हरा वाला, चाहो तो आप लिख लो इसको यहाँ पे कि ये जो है हमारे पास में बाहर ग्रीन वाला, ये क्या है, परागकण। और परागकण को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पोलन ग्रेन। तो इसमें क्या है, इस परागकण के भीतर एक ट्यूब कोशिका है, ट्यूब सेल है, और उसके अंदर हमारे पास में एक तो ट्यूब न्यूक्लियस है या ट्यूब केंद्रक है, और दो हमारे पास में नर युग्मक कोशिकाएं या जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल गैमेट्स हैं। और क्योंकि ये एक कोशिका है तो इसके अंदर बाकी चीजें जो भी होती हैं वो होंगी, मतलब कोशिका द्रव्य होगा या वैक्यूल होगा, या मतलब मैं उस चीज में जा ही नहीं रहा हूँ, समझ में आ रही है आपको? नवीं कक्षा में आप पढ़ चुके हो कोशिका के बारे में। तो एक सामान्य कोशिका की तरह उसमें जो जो चीजों की जरूरत है वो होगी। ठीक है, तो इसको लिखो, ये चित्र बनाओ, फिर अपन चल रहे हैं आगे। अब एक एक पॉइंट ध्यान देना, ये चीजें तुमको याद रखनी है, क्योंकि अब अपन आ गए पुष्प के मादा जननांग पे। इंग्लिश में बोले तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह सकते हैं अपन इसको, ऑफ एन फ्लावर, ऐसा पुष्प का। तो अब इसका नाम हमने दे रखा है स्त्री केसर, और वहां पे हमने पुरुष का दे रखा था पुंग केसर। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये एक मादा जननांग हो गया। अच्छा, ये कहाँ होता है? तो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीचे नीचे लिखा है मैंने यहाँ पे, स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है। और ये आपको आई गेस याद आ जाएगा मेरे यहाँ बनाते ही। देखो ऐसे बनाया था अपन ने, अगर आपको याद हो तो कुछ इस तरह से बनाया था अपन ने उस फूल के बीच में। तो ऐसा होता है। और इसमें क्या क्या है वो देखो, इसमें 3 भाग होते हैं इसके, एक एक करके लिखे हैं मैंने यहाँ पे। तो स्त्री केसर को वैसे हम लोग कहते हैं कार्पेल इंग्लिश में, और इसका जो ऊपरी भाग है ना उसको हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं इसको शेड भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पहचानने में थोड़ी आसानी हो। इसको हमने नाम दे रखा है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र लिखा हुआ यही वाला है ना, आपको हो सकता है कलर ग्रीन थोड़ा कम दिख रहा हो इसलिए बता रहा हूँ। फिर उसके बाद ये जो बीच का हिस्सा है ना, ये डंडी जो है, ये मैंने आपको पहले भी आई थिंक शायद बता चुका हूँ मैं आपको, यहाँ पे लिखा है अपन ने। बीच वाले भाग का जो है उसको हम लोग वर्तिका कहते हैं, या वर्तिकाग्र के जो नीचे का भाग है, हिस्सा है, उसको वर्तिका बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल, स्टाइल में रहने का। ठीक है, स्टाइल लिख देते हैं, वर्तिका लिख देते हैं अपन यहाँ पे। और वर्तिका जो है वो वर्तिकाग्र को आधार प्रदान करती है। आप देख लो कि इसको सहारा दे रही है ये नीचे वाली चीज, वर्तिका। और ये जो ऊपर वाला है ना, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, जो वर्तिकाग्र है ये प्रायः कैसा होता है, चिपचिपा होता है। वर्तिकाग्र जो है प्रायः कैसा होता है, चिपचिपा होता है। फिर इसके बाद अपन कह रहे हैं कि स्त्री केसर में जो सबसे नीचे स्थित भाग है ना वो ये वाला, इसको हमने नाम दे रखा है ओवरी। क्या नाम दे रखा है? ओवरी या अंडाशय। अंडाशय का मतलब क्या है? जहां पर अंडा मिलेगा। अंडा क्या, मुर्गी के अंडे की बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पे पादप में मादा कोशिका के अंडे की बात हो रही है, मतलब मादा जननांग के अंड कोशिका की बात हो रही है। तो अंडाशय, और अंडाशय को इंग्लिश में हम लोग कह रहे हैं ओवरी। फिर उसके बाद कि भाई ये भाग फूला हुआ और उभरा हुआ होता है, दिख रहा है अपने को? हाँ जी बिल्कुल होता है। फिर हम कह रहे हैं कि अंडाशय में बीजांड होते हैं। अंडाशय में क्या होते हैं? बीजांड। अब जैसे मैं मान लो यहां पर एक बीजांड बना रहा हूं, मान लो मैंने तो एक बनाया है यहाँ पे इस तरह से, ताकि आपको देखने में थोड़ा आसानी हो, थोड़ा बड़ा सा दिखे आपको यहाँ पे, और थोड़ा डिजाइन विजाइन अपन कर पाए यहाँ पे इसमें। ठीक है, थोड़ा ऐसे ही मतलब डिजाइन बनाया अपन ने, ऐसा एकदम सटीक तो कुछ मिलेगा नहीं आपको वैसे भी इस दुनिया में, और ऐसा कुछ बनाना है आपको। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब अंडाशय के अंदर क्या है, हमने देखो लिखा है यहाँ पे बीजांड, या जिसको हम लोग बोल रहे हैं ओव्यूल। तो ये जो अंदर मैंने बनाया है ना, यही है बीजांड। अब देखो एक बात नोटिस करना, यहां हमने लिखा है बीजांड होते हैं, मतलब एक की बात नहीं हो रही, जरूर नहीं कि एक होगा, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आप सोचोगे कि सर कैसे होंगे, तो समझो अगर कोई और, मान लो ये ओवरी मैं यहां पर बना रहा हूं, ये नीचे वाला भाग, ठीक है, ऊपर वाला नहीं बना रहे मान लो अपन, तो नीचे हो सकता है कि किसी भी पादप में यहां पर एक ओवरी हो, एक यहां हो,
यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, ऐसे खूब सारी हो सकती हैं उसमें, और ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो अभी हमने बस सरलता से समझने के लिए, मतलब इजी रखने के लिए एक को ही बनाया है। फिर हम कह रहे हैं कि भाई अच्छा, उसके अंदर बीजांड होते हैं या ओव्यूल होते हैं, और हर एक बीजांड के अंदर, हर एक ओव्यूल के अंदर हमारे पास में क्या होती है, अंड कोशिका, या जिसको हम लोग बोलते हैं एग सेल। और सिर्फ यही नहीं, इस अंड कोशिका का एक और नाम है हमारे पास में मादा युग्मक कोशिका, या इंग्लिश में अगर आप इसको बोलो तो फीमेल गैमीट। मतलब दोनों में कोई फर्क नहीं है। मादा युग्मक कोशिका एक कॉमन टर्म है, जैसे वो इंसान की भी जो अगर ऐसी कोशिका होगी किसी महिला में, उसको हम कह सकते हैं मादा युग्मक कोशिका, फीमेल गैमीट। लेकिन पादप में, उस पुष्प में, उस फ्लावर में जो मादा जननांग है, उसकी जो वो पार्ट है, उसको हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया है, और वो नाम क्या दिया है, अंड कोशिका, एग सेल या मादा युग्मक कोशिका। तो इतना आप लिख सकते हो, इसको ड्रॉ भी कर सकते हो। और ये मादा युग्मक कोशिका बनाने के लिए अगर आप चाहो तो मान लो इसको हम लोग फिर से यहाँ पर जूम करके बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको कुछ इस तरह से, थोड़ी डिजाइन कर लेते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ये बनाते हैं। ये क्या है अभी बताऊंगा मैं आपको आगे। और उसके अलावा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लो आप, और आप बस क्या लिख लो कि यहाँ जो हमने लिखा है ना, अंड कोशिका होती है, तो वो अंड कोशिका दरअसल इसको बोल रहे हैं हम लोग, अंड कोशिका या एग सेल। तो अब जल्दी से इसको बनाओ, इसको लिखो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। अब भाई एकदम से आपको अंदर घुसा दे टॉपिक के, तो पहले एक दो शब्द आपको समझने पड़ेंगे, टर्मिनोलॉजी जिसको बोलते हैं ना अपन, टर्म्स या शब्दावली जिसको कहते हैं, तो शब्द समझ लो बायोलॉजी के एक दो। अभी पहला है हमारे पास में परागण। अब ये परागण क्या है, इसको इंग्लिश में अपन लोग बोलते हैं पॉलिनेशन, POLLINATION, पॉलिनेशन। तो परागण का मतलब है कि जैसे मान लो ये हमारे पास में एक पौधा है, लाल से बनाया था क्या उस दिन, लाल से बना लो यार, उस दिन वैसा ही बना रहा हूँ मान लो मैं। और यहाँ पर हमने क्या बनाई थी, ये ओवरी थी, मतलब सॉरी कार्पेल, या जो मादा जननांग है वो था, और साथ ही साथ में अपन ने क्या बनाए थे, यहाँ पे एंथर वेंथर भी बनाए थे, या जिनको हम लोग नर जननांग जो है ना हमारा पुंकेसर, वो बनाए थे अपन ने यहाँ पर इस तरह से। ये तो थोड़ा मैंने ज़्यादा ही बड़ा बना दिया इसको, इतना बड़ा होता नहीं है। और फिर इसमें मान लो और पत्तियाँ वत्तियाँ होंगी थोड़ी बहुत, कुछ इस तरह से, बहुत सारे दिल ही दिल बनाने होते हैं बस, पत्तियाँ वत्तियाँ तो क्या है, ठीक है, इस तरह से मान लो। तो ये एक फ्लावर है। अभी क्या होगा कि मान लो चलो अपन एक और फ्लावर बनाते हैं, एक और तो क्या, दो और बनाऊंगा बल्कि मैं तो। मान लो ये एक ही गमले में है ये फ्लावर, और एक और फ्लावर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ऐसे रफ सा ही बना रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे इसको। मान लो ये थोड़ी बहुत पत्तियाँ इसमें भी आ रखी हैं, और ये दोनों खिले खिले से हैं दोनों ही। और यहाँ पर भी हमारे पास में क्या है, ये सेम स्ट्रक्चर है बिल्कुल। क्या छोड़ो ना यार, अभी क्या सुधारने बैठूं, वैसे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को, ठीक है। तो अब ये दोनों एक ही पौधे में है, और अब मैं एक और यहाँ पे दूसरे कलर का ही कुछ फ्लावर बना देता हूँ, और ये मान लो कि ये किसी तीसरे अलग ही पौधे में है। हालांकि जाति सेम है, दोनों की स्पीशीज सेम है, ये भी एक ही जाति के हैं, ये भी एक ही जाति के हैं, यूँ समझ लो ये भी रोज़ हैं। रोज़ मतलब अपना गुलाब का फूल भेजा है तुम्हें, और ये भी गुलाब का ही है, लेकिन थोड़ा जाति अलग है, वो अंग्रेजी है, ये देसी है, ऐसा कुछ, मतलब आप मान लो इसमें परिवर्तन है, ऐसा कुछ इसमें भेद है। और इसमें भी सेम है हमारे पास में अंदर का स्ट्रक्चर, बस कलर मैंने डिफरेंट यूज़ किए हैं ताकि वो डिफरेंट लगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर्स हो गए पूरे के पूरे। तो देखो समझो, हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, पुंकेसर के परागकोश से। तो पहला एग्जाम्पल मैं यही ले रहा हूँ, जैसे मान लो इस पौधे में, इस फूल में पुंकेसर का परागकोश, ये रहा ब्लू वाला, इससे जो पोलन ग्रेन है,
या जिसको हम लोग बोल रहे हैं परागकण, वो उछल करके कहाँ चला जाए, वर्तिकाग्र पर, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर, वर्तिकाग्र बोले तो स्टिग्मा पर, तो अगर स्थानांतरित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं परागण। अब आप सोचोगे कि सर सिंपल में दिख रहा है, तीन तीन डायग्राम क्यों बना करके बैठ गए हो यहाँ पे? बेटा यहाँ ना अपनी बुद्धि सारी एक जगह ले आओ, अभी यहाँ पे अभी बताऊंगा सब कुछ क्यों कर रहा हूं मैं से। तो अभी जो परागण है या जिसको हम लोग कह रहे हैं पॉलिनेशन, ये दो तरह का होता है। तो इसमें पहला है हमारे पास में स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। इसका क्या मतलब है वो समझो। अगर पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर हो, जैसे समझो यहां मैं कह रहा हूं आपको कि वहीं के वहीं, ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उभयलिंगी जिसको अपन बोल रहे हैं, इसमें मादा जननांग भी है, पुरुष जननांग भी है। तो जो पोलन ग्रेन है, जो पराग कण है, वो उसी पुष्प में एंथर से बोले तो परागकोश से कहां चला जाए, वर्तिकाग्र पर चला जाए, मादा युग्मक पर चला जाए, सॉरी मादा युग्मक ले आया मैं यहाँ पे, वर्तिकाग्र पर चला जाए, यहाँ पे मादा जननांग के। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं स्वपरागण, या इंग्लिश में बोले तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन। दो जगह लिखा है मैंने, पढ़ सकते हो आप अच्छे से। क्लियर हुई बात? लेकिन अगर यही चीज उलट हो मतलब अगर यदि एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चले जाएं, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पर परागण, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इस पुष्प के उधर चले गए, ऐसा कुछ। लेकिन अब रुको, यहाँ पे अभी फंसाते हैं तुमको। तुम बोलोगे कि सर ज्यादा शाणे बन रहे हो, ये तो आपने बोली नहीं, ये लाइन खा गए आप। तो ये लाइन बेटा जी लिखी है मैंने खास करके आप लोगों के लिए, ताकि आपके मन में जो बादल उमड़ रहे हैं ना सवालों के, उसको यहीं खत्म कर दिया जाए। बादल क्या है समझो, सुनो। आप सोच रहे होगे कि सर ये आपने बोला कि अगर पौधा एक ही है, मान लो ये एक ही गमला है, मान लो घर में, ये एक ही गमले में दोनों उगे हुए हैं, और एक ही गमले में हो सकता है 2 फूल आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, होता है ना, रोज के अपने घर में होते हैं, तो 5 भी आ जाते हैं। तो मान लो उसी पौधे में अगर ऐसे हो कि यहां से मान लो जो पराग कण है, मान लो मैं उसको यहां ब्लैक से बना रहा हूं, और वो यहां से जाकर के कहां चला, अच्छा सॉरी मैंने उल्टा बना दिया है। अच्छा एक काम कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं ना, तो यहां से जो पराग कण है वो यहां से होते हुए इस वाले फूल के वर्तिकाग्र पर आ जाए, मादा जननांग पर आ जाए, हो सकता है ना। तो फिर इसको क्या बोलेंगे भाई? स्वपरागण हमने समझ लिया था एक ही फूल में, और पर परागण अगर दूसरे फूल में जाए तो, लेकिन इसको क्या बोलें? इसको पर परागण बोलें कि स्वपरागण बोलें? तो उसका आंसर है कि इसको आप स्वपरागण बोलोगे, सेल्फ पॉलिनेशन बोलोगे। वैसे सेल्फ पॉलिनेशन जो है ना, अंग्रेजी में ऐसे लिखा हुआ बताते हैं 2 तरह का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग ऑटोगैमी, और एक को बोलते हैं गाइटेनॉगमी। आप बोलोगे कि सर क्यों हमारे ना दिमाग के पर खच्चे उड़ा रहे हो ऐसे ऐसे शब्द बता करके? वो गाइटेनॉगमी की तो मैं सच बताऊं, स्पेलिंग मैं भी गलत ही लिख देता हूँ तो मैं लिख भी नहीं रहा हूँ यहाँ पे। तो ऑटोगैमी और गाइटेनॉगमी, मतलब पहला ऑटोगैमी में क्या होता है कि खुद का खुद में ही होगा, मतलब ये जो मैंने आपको तरीका बताया था ना, ये वाला पहला मेथड, ये है ऑटोगैमी। स्वपरागण का पहला प्रकार है कि खुद पादप में, मतलब उसी पुष्प के एंथर से उसके स्टिग्मा पर या परागकोश से लेकर के वर्तिकाग्र पर अगर आ जाए तो वो स्वपरागण है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि उसी पौधे के या उसी पादप के एक पुष्प से दूसरे पुष्प में, मतलब ये वाला जो केस लिखा है मैंने यहाँ पे, मैं इसको 2 नंबर लिख देता हूं, अगर ऐसे पोलन ग्रेन जाते हैं, पराग कण जाते हैं, तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? स्वपरागण, या इंग्लिश में बोलते हैं गाइटेनॉगमी। गॉट इट? गाइटेनॉगमी। और यही चीज मैंने यहां लिखी है। और ऐसा क्यों है देखो, क्योंकि एक ही पादप के जो पुष्प है ना, वो आनुवंशिक रूप से समान होते हैं या होंगे, ऐसा हम मान के चल रहे हैं भाई। इसका डीएनए इसके डीएनए की जैसा होगा ऐसा हम मान करके चल रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग स्वपरागण बोलते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि मान लो यहां से जो पोलन ग्रेन है, जो पराग कण है, वो उड़ करके इसी जाति के दूसरे पौधे तक चला जाए,
इसी जाति का, फिर से सुनो इस शब्द को ध्यान से, इसी जाति के दूसरे पुष्प तक, दूसरे पौधे के पुष्प तक चला जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर लेके कौन जाएगा, गमला एक नहीं है, अब गमला दूसरा दूसरा दूर दूर हो गया। तो देखो पहली बात, अगर हम ऐसे पादप लगाते हैं, जैसे मान लो पपीता लगाते हैं या वाटरमेलन लगाते हैं, तो उसमें जो मादा और जो नर वाला पौधा होता है ना, वो हम एक मतलब पास पास में लगाते हैं जानबूझ के, ताकि वो चला जाए। और नहीं तो भी तो क्या होता है, वो मक्खी आ गई, कुछ मक्खी बैठ गई फूल पे, या जैसे और कुछ हवा से चला गया, या जैसे पानी से चला गया, तितली वितली आकर के ले गई परागण। तो परागकण तो बहुत छोटे से है ना, तो परागकण यहाँ आके बैठी, तितली बोला अरे रस पीने आई हूँ, तो इतने में ही तो परागकण उसके पैर में चिपक जाते हैं, दूसरी जगह जाती है तो काम हो जाता है। लेकिन हाँ, ध्यान आपको ये रखनी है कि ना उसी जाति का है वो, मतलब ऐसा नहीं होगा कि पपीते का जो परागकण है वो जाकर के तरबूज के वर्तिकाग्र पर बैठ जाए तो आप सोचो कि पप्पी तरबूज कुछ उग जाए, ऐसा नहीं होगा, है ना, ऐसा दिमाग मत चलाना। लेकिन हाँ सुनो, ये वाला ज्यादा बेहतर होता है। जो थर्ड वाला मेथड हमने लिखा है ना, ये थर्ड वाला मेथड हमने जो लिखा है, ये ज्यादा बेहतर होता है किसके लिए, पुष्पों के लिए या जो भी पादप हैं उनके लिए। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है कि जेनेटिकली वेरिएशन ज्यादा मिलेगा ना, जो नया बच्चा पैदा होगा, जो नया पादप आएगा, वो ज्यादा बेहतर होगा यार, वो दोनों के गुण ला रहा है, समझ रहे हो। जैसे कि हम हैं, मम्मी की भी सारी क्वालिटीज हैं और पापा जी की भी सारी क्वालिटीज हैं अपन में, क्लियर बात है ना, वैसे इनके लिए भी ज्यादा फायदे वाली बात है। ये बात यहाँ पर मैंने लिखी दी है कि एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पराग कणों का यह स्थानांतरण वायु से हो सकता है, जल से हो सकता है, या प्राणी जैसे वाहकों, ये वाहक जो वर्ड है ना, इसको एजेंट्स बोलते हैं इंग्लिश में। ये सारे कौन है, एजेंट्स हैं, पानी, हवा और जो जानवर जो भी हैं, इंसेक्ट्स वगैरह जो भी हैं, तो इनसे संपन्न होता है। अब इसको बना लो, डायग्राम बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, और ये जो लॉजिक मैंने बताया है ये भी आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बस हाँ, आपके अगर मन में सवाल हो तो मैं उसका जवाब आपको पहले ही दे रहा हूँ, जल्दी से लिखो, आगे बढ़ना है। और अपने को देखो ना, तुम्हारा अब ना मन थोड़ा हल्का किए देते हैं। तुम सोचते हो कि सर किताब में इतना सा लिखा रहा है, आप बताए जा रहे हो, रोक ही नहीं रहे हो, फिर अभी बोलो दोगे कि थोड़ा और पढ़ेंगे इसके बाद में भी। अरे तो यार तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ना। अब तो देखो, तुम किसी को फूल गिफ्ट करो ना, वो फूल वाले गाने याद आ रहे हैं, पता नहीं फूल फूल करके, फूल तुम्हें भेजा है, वो क्या, वो तुमको भी कोई याद आए तो बताना लिख करके, फूल वाले गाने। इसको पढ़ करके कौन से। अब तो ये होगा कि कोई किसी को फूल गिफ्ट करेगा ना तो बोले अरे बस फूल दिया, आज के ज़माने में फूल कौन देता है, मोबाइल देते हैं, टैबलेट देते हैं, घड़ी देते हैं, पता नहीं क्या क्या। तो आप बोलना अरे केवल फूल नहीं है, फूल में वर्तिकाग्र भी है, स्टाइल भी है, उसके अलावा एंथर भी है, पराग कण भी हैं इतने सारे, और उसके अलावा बाइलिंगुअल है, उभयलिंगी है, दोनों तरह के लिंग हैं इसमें, बेवकूफ़ इंसान, बाह्य दल भी है इसमें, पंखुड़ियाँ, पेटल्स, एप्पल, सब कुछ है यार, तेरे को और क्या क्या चाहिए। तो उसका दिमाग खराब कर देना आप इतना बता करके। तो देखो, अब एक और टर्म है जो आपको याद रखनी है, और इसका मतलब है निषेचन, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ये कॉमन टर्म है और एग्जाम में सीधा भी पूछ सकता है कि निषेचन से क्या अभिप्राय है या फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट टर्म है। तो ये हर जगह लागू होती है, जहां पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मतलब जहां पर दो जनों का मिलन होगा, तो ये टर्म लगेगी। अब इसका मतलब क्या है, नर युग्मक कोशिका, बोले तो मेल गैमीट, इंग्लिश में मेल गैमीट, और मादा युग्मक कोशिका। तो नर युग्मक कोशिका का मादा युग्मक कोशिका से संलयन या संलयित होना, संलयित होने का मतलब है यहाँ पे फ्यूजन, फ्यूज होना, जुड़ जाना, मिल जाना। तो फ्यूजन होना होकर के, मतलब फ्यूजन हो जाए और फिर उससे क्या बने, युग्मनज बने, या जिसको बोलते हैं जायगोट। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं निषेचन, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं निषेचन। फिर से सुन लो, मेल गैमीट का फीमेल गैमीट से मिल करके, फ्यूज हो करके जायगोट बनाना। हिंदी में क्या बोलेंगे, नर युग्मक कोशिका का मादा युग्मक कोशिका से मिल करके, संलयित होकर के जायगोट बनाना या युग्मनज बनाना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। तो ये टर्म याद रखनी है आपको। तो अब निषेचन होना चाहिए, तो निषेचन होने के लिए सबसे पहले क्या होगा, परागण होना चाहिए। और परागण अब आप समझ चुके हो कि परागण क्या है, पॉलिनेशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। फिर वो स्वपरागण हो या पर परागण हो,
होना चाहिए। फिर उसके बाद हम आगे कह रहे हैं कि पराग कणों के उपयुक्त वर्तिकाग्र तक पहुंचने के लिए के पश्चात पश्चात बाद में कह रहे हैं अपन, ये खाली जगह यूं ही छोटी है, इसमें कुछ आएगा नहीं, ठीक है ना, परेशान मत होना इसमें। तो होगा क्या यहाँ पे, पराग कणों के एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे उपयुक्त। उपयुक्त अभी मैं समझाता हूं आपको कैसे। वर्तिकाग्र तक पहुंचने के पश्चात ट्यूब कोशिका से एक नली विकसित होती है। अब ये अपन बना लेते हैं। तो कैसे बनाना है देखो, यहाँ पे मैं यूं करके पूरे ऊपर तक डायग्राम्स बनाऊंगा, इसको मिटाएंगे भी अभी अपन। तो साथ साथ में बनाना, एक खाली पेज पे बना लेना डायग्राम, मतलब आप इसके साथ मत बनाना, इसको कहीं लिखते रहना और एक दूसरे पेज पे बनाना, पास वाले पेज पे। कैसे, सबसे पहले क्या करो, देखो आप यहाँ समझो कि मान लो ये हमारा क्या है, एक एंथर या पराग कोश कह रहे हैं जिसको अपन। पराग कोश पर हमारे पास में क्या है, परागकण है। देखो इतनी बार बोलने का कारण क्या है मेरा, ये आपके सामने, आप भी ताकि पढ़ते पढ़ते बोलते रहो। जैसे मैं बोलूँ कि अच्छा इस पर क्या है, बहुत सारे, आप भी बोलो बैठे बैठे कि हाँ परागकण है। कारण क्या है उसका, याद हो जाएगा ना, यहीं के खत्म, बाद में टेंशन ही नहीं कुछ लेनी। तो ये है आपका नर जननांग, पुंकेसर या स्टेमन। इसमें से क्या हुआ, परागकण गए। अब वो स्वपरागण हुआ या पर परागण हुआ, उस पर दिमाग नहीं लगा रहे हम लोग। और एक उपयुक्त वर्तिकाग्र तक पहुंचे। उपयुक्त वर्तिकाग्र कहने के पीछे कारण ये है कि हो सकता है ना कि पपीते का जो परागकण है वो पहुंच जाए किसी और के पे, जैसे वो पहुंच जाए, मान लो कोई और जो है हमारा, मान लो एक लिंगी जो है या जो बहुलिंगी है, मान लो पपीते का जो परागकण है उछल के जो रोज है ना हमारा, उस पर पहुंच जाए, वर्तिकाग्र पर काम का है क्या, नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि उपयुक्त पर पहुंचने के बाद ये चीजें होंगी। तो इसको मैं थोड़ा वापस से बड़ा बना रहा हूं और थोड़ा सही से बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर भी अपने को कुछ बनाना है। तो ये वर्तिकाग्र को थोड़ा मैं बड़ा ही दिखा रहा हूं, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये हमारे जो हैं पोलन ग्रेन, या जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, परागकण यहाँ पर आ गया। इसको परागकण को बनाए यार अपन, ग्रीन से बनाते हैं चलो। तो यहाँ मान लो बना दिया अपन ने इस तरह से, ये परागकण यहाँ पे आ गया। तो अब देखो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पढ़ो आप, इसमें क्या लिखा है अपन ने कि एक नली विकसित होती है। और वो नली विकसित कौन करेगा, इस पराग कण के अंदर मैंने आपको बताया था ट्यूब कोशिका होती है, ट्यूब सेल होता है एक। अभी ट्यूब सेल पढ़ रहे हो 11th 12th में, असलियत तुम्हें पता चलेगी सारी की सारी, ठीक है, 12th क्लास में है ये चैप्टर वापस से। तो ये जो ट्यूब सेल है ना, ये क्या करेगा, एक नली विकसित करता है। तो यहाँ से टूटेगा और इसके अंदर एक पाइप बनेगी, और वो पाइप जो है अंदर तक जाएगी। और अंदर हमें पता है कि कौन खास है हमारे लिए बीजांड इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इस तरह से है बीजांड हमारे पास में, ऊपर कुछ स्ट्रक्चर है इसमें कुछ, और यहाँ बीच में कुछ है इसमें, और नीचे भी हमारे पास में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं यहाँ पे, और भी मतलब इसके अंदर भी कुछ बना रहे हैं अपन। तो ये जो नली है ये अंदर जाएगी। नली को मैं एक काम करता हूँ, ब्लैक कलर से बनाता हूँ इस तरह से। ये चित्र अपनी किताब में भी दे रखा है, ठीक है, कुछ इस तरह से। और अब देखो, होती हुई ट्यूब कोशिका से एक नली विकसित होती है जो कि वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है। ये वर्तिका है, ये जो दीवार हमने पढ़ी थी यहाँ पे इतना भाग, वर्तिका से होती हुई कहाँ पहुंच रही है, बीजांड पर। बीजांड, और बीजांड कहाँ पर है, ये बाहर अंडाशय या ओवरी जिसको अपन बोल रहे हैं, तो ये अंदर पहुंचेगी, ठीक है, बीजांड तक पहुंचती है। और इस नली को हमने क्या नाम दिया है यहाँ पे, पराग नली। तो मैं इस नली को केवल यहाँ नाम दे रहा हूं पराग नली। और इस पराग नली को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पोलन ट्यूब, या इसको पराग कण नली भी कहते हैं, पोलन ग्रेन ट्यूब, है ना। तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पोलन ट्यूब बोल रहे हैं इसको अपन। और आगे, और उसके बाद अपन क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि इसके पश्चात नर युग्मक कोशिकाएं और ट्यूब केंद्रक, ये दोनों चीजें याद करो पहले तो। नर युग्मक कोशिकाएं बोले तो मेल गैमीट्स, और ट्यूब न्यूक्लियस या ट्यूब केंद्रक जिसको अपन बोल रहे हैं, दोनों कहां पर हैं,
ये जो पोलन ग्रेन है, मचौर पोलन ग्रेन जो है परागकण, उसके अंदर कौन सी कोशिका है? ट्यूब कोशिका। उस कोशिका के अंदर ये तीन चीजें टोटल, दो हमारे पास में क्या है? नर युग्मक कोशिकाएं थी, और एक हमारे पास में क्या है? ट्यूब केंद्रक था। तो ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये पराग नली से होते हुए बीजांड तक पहुंचते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है? बुक में एग्जैक्टली ये डायग्राम बना रखा है कि ये मान लो हमारा है, ये हमारे हैं दो यहाँ पे, एक तो ये और एक ये, दो तो क्या हो गया हमारी नर युग्मक कोशिका है, और एक मान लो ये मैं यहाँ पे बना रहा हूं ब्लू कलर से बना लेते हैं, चलो ये हमारा केंद्रक। तो ये जो दोनों हैं यहाँ से होते हुए चलते हुए यहाँ आएंगे, यहाँ तक ये केंद्रक आएगा यहाँ पे, और पीछे इसके क्या क्या आएंगी हमारी ये कोशिकाएं, यहाँ से चलते हुए कोशिकाएं तो क्या पीछे आएंगी हमारे पास में नर युग्मक कोशिकाएं, और आगे आगे चल रहे हैं हमारे केंद्रक भैया। तो अब आप बोलोगे कि सर ठीक है अभी आगे क्या? तो ये मेरे को मिटा के लिखना पड़ेगा आगे आपको बताने के लिए, फट से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ अभी पक्का ये आखिरी बोर्ड है, तुम लोग टेंशन मत लेना। देखो क्या लिखा है, मैंने आपको बोला था ना कि अंदर पहुंचने के बाद क्या होता है, वो बात करते हैं अपन। तो अंदर पहुंचने के बाद, बीजांड तक पहुंचने के बाद ट्यूब केंद्रक जो था ना वो विघटित हो जाता है, उसका काम खत्म हो जाता है। ये जो आगे मैंने ब्लू डॉट बनाया ना यहाँ पे, जो केंद्रक था उसका काम खत्म, वो विघटित हो जाता है। और जो नर युग्मक कोशिकाएं हैं वो बीजांड में प्रवेश करती हैं, मतलब ओव्यूल में एंटर करती हैं। तो अपन ड्रॉ करके देख लेते हैं, बातें तो क्या ही करें, इसको मैं मिटा रहा हूँ। आई होप आपने ये चीज लिख ली होगी ताकि थोड़ा मैं अच्छे से ड्रॉ कर सकूं यहाँ पे। तो यहाँ समझो इस बात को, इस डायग्राम को थोड़ा सा मान लो हम जूम करके यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। ये रहा बीजांड, मैं लिख देता हूं यहाँ पे बीजांड बोलो, या इसको इंग्लिश में आप ओव्यूल बोलो। इसके अंदर मैंने काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स बनाए, मैंने यूं भी कुछ यहाँ बनाया है, और यहाँ पर भी एक साइड में भी एक स्ट्रक्चर है, फिर सिर्फ इतना ही नहीं, ये यूं बना हुआ है, और फिर इसके बीच में भी कुछ हमारे पास में अलग ऐसे कोशिकाएं वगैरह कुछ है मतलब। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो कुछ कोशिकाएं यहाँ पर हैं हमारे पास में, और यहाँ पे भी कुछ डॉट्स हैं, यहाँ छोटे छोटे कुछ यहाँ पर भी हैं। तो ये है हमारा बीजांड या ओव्यूल। तो इसमें क्या हुआ, ये नीचे से ये कोशिका एंटर हो गई, ये जो पाइप आया था ऊपर से मैंने ब्लैक कलर का ही बनाया था, ये यहाँ आई। तो दो थी हमारे पास में नर युग्मक कोशिकाएं, मैंने यहाँ पे रेड कलर से बनाई है, तो मैं यहाँ पे भी चलो मान लो एक बार के लिए रेड से बनाता हूँ, दो नर युग्मक कोशिकाएं। तो जो पहली नर युग्मक कोशिका है वो तो जाकर के किससे मिलती है, मादा युग्मक जो कोशिका है या जो अंड कोशिका है उससे। अंड कोशिका कौन सी होती है, ये वाली। ये बात मैंने शायद लिखवाई नहीं थी पहले पीछे कहीं पर, अंड कोशिका ये वाली है। चलो इसको एक काम करते हैं, अंड कोशिका को दूसरे कलर से मैं बना देता हूँ ताकि आप लोगों को मतलब सिंपल, इतना बड़ा बस आपको समझाने के लिए बना रहे हैं और कुछ नहीं है। तो देखो ये एक तो जाके इससे फ्यूज हो जाएगी, इससे मिल जाएगी। अब देखो पढ़ो, इसके पश्चात एक नर युग्मक कोशिका, एक नर युग्मक कोशिका मादा युग्मक कोशिका से निषेचन करती है। अब निषेचन पता है देखो आपको, ठीक है, जिससे युग्मनज का निर्माण होता है, और युग्मनज का मतलब भी पता है आपको, जायगोट का निर्माण होता है। युग्मनज या जायगोट, अभी तक मतलब जायगोट क्या है, एक कोशिका है, दो से मिलकर के बनी है, ठीक है। तो यहां तो बन गया जायगोट। अब दूसरे वाले का क्या काम, तो जो दूसरा नर युग्मक है वो ध्रुवीय केंद्रकों से, ये बात भी मैंने पीछे कहीं लिखी नहीं थी तो आप लिख लेना, ये हैं हमारे ध्रुवीय केंद्रक, इनको इंग्लिश में बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और ये दो होते हैं यूजुअली, दो ध्रुवीय केंद्रकों की बात हो रही है। तो जो दूसरा नर युग्मक है वो ध्रुवीय केंद्रकों से संलयित हो जाता है, मतलब ये जो दूसरा वाला है ये इनसे जाकर के जुड़ जाएगा। तो ये पहली बात और ये दूसरी बात, आप जैसे मार्क करना चाहो, जैसे लिखना चाहो आप लिख सकते हो, ऐसा होगा। और उसके बाद वो क्या बनाएगा, भ्रूण पोष बनाएगा। तो यहां दो चीजें बन रही है, एक तो बन रहा है युग्मनज और दूसरा हमारे पास में बन रहा है भ्रूण पोष। तो मैं बना के दिखा देता हूं आपको कि इसको फिर अगले स्टेप में हम बना के देख रहे हैं यहां पे कुछ इस तरह से कि ये तो बाहर वाली लेयर है ही, गॉट इट, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। और इसमें जो है अब
यहां पे बना है हमारा जायगोट, या जिसको हम लोग बोल रहे हैं युग्मनज। तो मैं छोटा सा एक युग्मनज बना रहा हूं, उसे रेड कलर का बना रहा हूं मैं, मान लो ये कुछ इस तरह का, ये है हमारा युग्मनज या जायगोट। और बाकी में मैंने आपको क्या बताया कि बना हमारा भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष दरअसल पूरा ही है कुछ इस तरह से, ये पूरा है हमारा क्या, भ्रूणपोष। और भ्रूणपोष को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्म। इसको मैं मस्त वाली शेडिंग कर रहा हूं। ये पूरा का पूरा जो है हमारे पास में जालीदार जो अपन ने स्ट्रक्चर बनाया है, इसको हम लोग बोल रहे हैं भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म। या लिखा भी है, चलो मैं नहीं लिख रहा इंग्लिश में, यहाँ पे एंडोस्पर्म वापस से ये बन गया। अच्छा, अभी क्यों बना ये, सवाल ये होगा कि सर ये भ्रूणपोष का क्या करें, ये तो बच्चा बनेगा आगे जाकर के, युग्मनज तुसा जो है ये क्या करेगा अभी। तो देखो, निषेचन के पश्चात युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं। ये जो युग्मनज है ना, इसमें बहुत सारे विभाजन होंगे। तो देखो थोड़े टाइम बाद ये कैसा दिखेगा, ये आपको बच्चा, जो आपको अभी बच्चा लग रहा है ना, वो एक कोशिका से 2 होंगी, 2 से 4 होंगी, 4 से 8 होंगी, 8 से 16 होंगी, टन और ऐसे ऐसे करके बढ़ता रहेगा। और ये अंदर जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ मान लो चेंज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना, ये विभाजित हो के बड़ा हो जाएगा। तो बहुत सारे विभाजन होंगे, ठीक है, अनेक विभाजन होते हैं तथा बीजांड में भ्रूण का निर्माण होता है। तो ये जो अभी युग्मनज था ना, अब ये किस में बदल चुका है, ये भ्रूण में बदल चुका है। किसमें, भ्रूण में। और मैंने भ्रूण को शायद लिखा नहीं है, अपन बोलते हैं इंग्लिश में एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो। और बाहर वाला जो है, बाहर वाला तो हमारा भ्रूणपोष ही है, उसमें तो अपन दिमाग लगा ही नहीं रहे यहाँ पर अभी तक भी। तो ये मान लो कुछ इस तरह से। लेकिन अब भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भ्रूणपोष का करें क्या। तो देखो, भ्रूणपोष क्या करता है, भ्रूणपोष भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ये छोटा बच्चा है ना, ये बड़ा हो रहा है अभी, तो इसको खाना पीना चाहिए बहुत सारा। ये अपन इंसानों में भी जब पढ़ेंगे तो वहां पे भी मैं बातें वापस से रिपीट करूंगा। तो इसको खाना पीना चाहिए बहुत सारा। तो वो खाना पीना पूरा कौन दे रहा है, भ्रूणपोष। देखो ना, शब्द से ही समझो ना, भ्रूण को पोषण देने वाला कौन है, भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म। ये आपका भ्रूणपोष यहाँ पे वापस से क्लियर हुई ये बात। ये देखो, भ्रूणपोष क्या कर रहा है, पोषण दे रहा है, किसको, भ्रूण को। आई होप इसमें आपको कोई भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं, कुछ डाउट नहीं होगा। और कुछ समय बाद क्या होगा, कुछ समय बाद जो ये पूरा क्या है, ये बीजांड ही चल रहा है। ये पूरा जो सारे डायग्राम्स है ना, ये किसके बनाए हैं हमने, बीजांड के ही बनाए हैं। और कुछ समय बाद क्या होगा कि जो बीजांड है ये वृद्धि करके बीज में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, बीज बोले तो सीड में परिवर्तित हो जाएगा। तो ऐसी तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो इसका अगर मैं एक आखिरी डायग्राम और बनाऊं तो मेरे को क्या देखने को मिलेगा, मैं काम करता हूं रेड बनाता हूं इसको। सीड इस तरह का होता है, बीज, ठीक है क्या, और नहीं करता मैं इसमें कलर कुछ, गॉट इट। तो ये क्या बन गया, हमारा बीज बन गया। तो आप सोचोगे कि सर ये सारे हमारी किताब में क्यों नहीं दे रखे। देखो, ये बताने के पीछे कारण ये है कि लिखा हुआ पढ़ के ना हम याद नहीं रख पाते, लेकिन जो फोटोज होती है ना, फोटोज हमारे दिमाग में जल्दी छपती है। हम इंसान का नाम भले ही भूल जाते हैं, लेकिन ये तो याद रहता है ना कि चेहरा देखा हुआ लग रहा है। हम ये नहीं बोलते कि यार आपका जो है ना चेहरा हम भूल गए लेकिन नाम हमको याद है, ऐसे तो कभी नहीं होता ना। तो इसीलिए मैं आपको चित्र बना बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको टॉपिक याद हो जाए पूरा का पूरा। तो ये चीज क्लियर है यहाँ पे। अब इसके बाद में 1-2 लाइनें और हैं, मैं लिखवा नहीं रहा हूं आपको, मैं वैसे ही बोल करके बता रहा हूं। तो एक बात तो ये है कि क्या होता है, ये जो बीजांड है ये इसमें था हमारी ओवरी में, या ओवरी जो है अंडाशय है। तो अंत में क्या होता है कि ये जो अंडाशय है ना, ये एक फ्रूट में, एक फल में बदल जाती है। अंडाशय जो है एक फल में बदल जाता है। वो फल कैसा है कैसा नहीं है वो बात की बात है। फिर उसके अलावा एक छोटी सी किताब, हमारी किताब में एक बात लिखी हुई है, मैं वो आपको पढ़े देता हूं कि अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है तथा परिपक्व होकर फल बनता है। ये तो मैंने बता दिया आपको। एक डेफिनेशन और है, किताब में पेज नंबर 149 पर लिखी हुई है, एनसीईआरटी कक्षा 10 हिंदी वाला जो वर्जन है उसमें एक लिखा हुआ है, अंकुरण किसे कहते हैं।
तो ये परिभाषा बेटा आप लोग लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ एक बार जल्दी से। बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है, ये बीज है ना आपका, तो इसमें अंदर क्या है, भ्रूण है, भावी पौधा जो भविष्य में आके क्या बनेगा, पौधा बन जाएगा। बीज डालोगे जमीन से, वो अंकुरित होकर के पौधा बन जाएगा। तो अंकुरण का मतलब क्या है, बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में मतलब सही, उसको जब मौसम मिल जाएगा तो पानी मिल जाएगा तो उस जगह पे उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद, नया उद्बोधित मतलब नया बन जाएगा, वो विकसित हो जाता है। और इस प्रक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, अंकुरण कहते हैं। ये वहां पे आपको लाइन बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। लिखो इसको, छापो जल्दी से, यहाँ भी छाप लेना और यहाँ भी छाप लेना, बायोलॉजी दिल से। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मेरे से पढ़ना अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लर्न एंड शेयर की अपनी एप्लीकेशन भी आ चुकी है। कहाँ पर, प्ले स्टोर पर जाकर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। और किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है हमसे जुड़ा हुआ तो आप हमें नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हो, मुझसे भी बात कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है क्या। चलो बाय बाय।